हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 1 जून को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल द हिंदू से लिया है और एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है जर्नी टू 2047। विकसित भारत बनाने के लिए हमें 2047 तक क्या करना होगा, इस आर्टिकल में कुछ सुझाव दिए गए हैं फॉर्मर आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन जी के द्वारा। आर्टिकल बहुत अच्छा है। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। मेंस का क्वेश्चन तैयार जो किया जाएगा वो क्या है, इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटजी शुड बी मल्टी डायमेंशनल कमेंट। इस तरह का मेंस में आपको क्वेश्चन आ सकता है। डिटेल में आर्टिकल चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है स्प्लैश बैक। इस आर्टिकल में हम अग्निबाण रॉकेट मिशन के बारे में बात करेंगे। ये अग्निबाण रॉकेट जो है क्या, रिसेंटली सक्सेसफुली इसको लॉन्च किया गया है और ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके जो भी छोटे मोटे एस्पेक्ट्स होंगे इसको सबको हम कवर करेंगे। आपके प्री पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। अगर आपको हमारा आर्टिकल एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दी गई होगी, या फिर आप जो है आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए, वहाँ से भी आपको इसकी पीडीएफ मिल सकती है। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है जर्नी टू 2047। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। जर्नी टू 2047 का मतलब क्या है? 2047 में इंडियन इंडिपेंडेंस को 100 साल पूरे होने वाले हैं। स्वतंत्र भारत के 100 साल पूरे होने वाले हैं और सरकार ने ऑलरेडी रोड मैप बना लिया है कि किस तरीके से हम 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। अभी हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं जहां बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, बहुत इनइक्वालिटी है और जॉब्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है। काफ़ी सारी इकॉनमी में प्रॉब्लम्स हैं। इन सारी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए अगले 22-23 सालों में हम किस तरीके से डेवलप कंट्री बनेंगे उसके बारे में यहाँ पर इस आर्टिकल में बात की गई है। एक स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल किसने लिखा है? सी रंगराजन, जो कि हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। जब भी आर्टिकल लिखें आपको आर्टिकल पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत अच्छे इनके आर्टिकल होते हैं। एंड DK श्रीवास्तव, ये दोनों ने आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल बहुत सुंदर है, अच्छे से समझेंगे, हर एक चीज़ समझेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। आपको मेंस का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटजी शुड बी मल्टी डायमेंशनल कमेंट। ठीक, क्या कह रहा है कि इंडिया की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होना चाहिए वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। अलग अलग डायमेंशन में इंडिया को काम करना पड़ेगा, तब इंडिया जो है 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि इंडिया 2047 का टारगेट किया हुआ है विकसित भारत बनने का। अगर आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने करेंटली कौन सी कंट्रीज़ को डेवलप कंट्रीज़ में क्लासिफाई किया है जिनकी पर कैपिटा इनकम $13,845 से अधिक है। इंडिया की 2024 में पर कैपिटा इनकम केवल $2,500 है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही, कितना ज़्यादा जो है लंबा सफ़र हमें तय करना है, कितना बड़ा सफ़र ये तय करना है। ठीक, तो आप यहाँ देखें कितना है, ऑलमोस्ट जो है 5 to 6 टाइम्स जो है हमें अपना पर कैपिटा इनकम बढ़ाना होगा अगले 23 से 24 सालों में। तो बहुत लंबा सफ़र है। और इसके बाद आपका एक्सचेंज रेट भी बदलेगा अगले कुछ सालों में, आपका डोमेस्टिक इन्फ्लेशन भी बदलेगा और ये सारी चीज़ें एडजस्ट होगी तो ये नंबर भी चेंज होगा और ये नंबर भी चेंज होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया को कम से कम 7.5 से 8% ग्रोथ चाहिए होगी अगले 23 सालों तक लगातार। और ये ग्रोथ कैसे चाहिए होगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। कम से कम 7% GDP चाहिए। अभी इंडिया का जो ICOR है वो कितना है? 5 है।
ठीक। ICOR क्या होता है? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द इकॉनमी एंड द कंसिक्वेंट इंक्रीज इन GDP। इसको हम बोलते हैं ICOR। क्या मतलब है? जो एनुअल इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं ये आपका ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका एनुअल GDP। तो जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कितनी GDP बढ़ेगी, इस रेशियो को हम ICOR इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ICOR है वो हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों ज़्यादा नहीं होना चाहिए? कि अगर आप इन्वेस्टमेंट 1 रुपये कर रहे हैं तो आपका जो एनुअल GDP है कम से कम वो 5 रुपये बढ़े तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में GDP ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसे में आप जल्दी डेवलप हो सकते हैं। डेवलपिंग कंट्री का ICOR हमेशा ज़्यादा होता है और डेवलप कंट्रीज़ का ICOR जनरली कम होता है। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया का जो ICOR रहा है वो 4 के अराउंड रहा है, उसके बाद ये नंबर बढ़ता चला गया था, उसके बाद अभी रिसेंटली वापस कम हुआ है और ये 5 के अराउंड पहुंच चुका है। ठीक। तो हमारा जो ICOR है वो क्या बता रहा है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे GDP कितना बढ़ रहा है, ये ICOR होता है। प्रीलिम्स में ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। ICOR नंबर कितना है हमारा? 5 है ना अभी एट प्रेजेंट। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कितना कैपिटल फॉर्म हो रहा है, ग्रॉस की यहाँ पर बात करें, इसका मतलब डेप्रिशिएटिंग वियर एंड टीयर जो मशीन है उसे माइनस नहीं किया है। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है? लगभग 35% के अराउंड ये नंबर पहुँच चुका है। ये जो 35% है ये लार्जली ड्रिवन बाय किससे हो रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर विच वॉज बॉर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में अभी भी जो है हमें गति देखने को नहीं मिल रही है। तो जो अभी ओवरऑल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है 35% के अराउंड, वो सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, उसके कारण हो रहा है। सो अपने को पता चल गया कि डेल्टा के क्या है? 35% है। अब अपने को आउटपुट GDP एनुअल GDP निकालना है, तो 35 में यहाँ पर डेल्टा के में डाल दूंगा, डेल्टा वाई मेरा एनुअल GDP है और ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ ये इसको अपन करेंगे तो 35 से डिवाइड करेंगे तो 7% आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? आपको अगले 23 साल तक मिनिमम GFCF कितना रखना होगा? 35% रखना पड़ेगा। और GFCF 35% रखने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है लगातार। आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो सस्टेन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और जो सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है वो सस्टेन इन्वेस्टमेंट है क्या? बिल्कुल सस्टेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब ये जो 7-8% ग्रोथ है ये सस्टेनेबल ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। और 23 साल तक हम सरकार के द्वारा जो खर्चा हो रहा है उसके थ्रू ये 8% 7% GDP लगातार अचीव नहीं कर सकते। तो किसका रोल इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर? यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का रोल इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, सरकार क्यों लगातार खर्चा नहीं कर सकती? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है ना भाई मेरे। फिस्कल डेफिसिट अगर लगातार बढ़ते जाएगा तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और क्राउडिंग आउट भी हो जाएगा। बाहर से इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे क्योंकि उनको खतरा रहेगा कि सरकार कभी भी डिफ़ॉल्ट कर सकती है, तो बाहर से पैसा नहीं आएगा। प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी क्राउडिंग आउट हो गया है क्योंकि सरकार ही सारा खर्चा कर रही है। तो आने वाले समय में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो सकता है, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो सकता है और अनेक तरह के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। देयरफॉर दिस ग्रोथ इज़ नॉट सस्टेनेबल ग्रोथ जो अभी हमारे यहाँ हो रही है। जब तक के प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तब तक के पॉसिबल नहीं है कि ये ग्रोथ 7-8 जो डिजिट नंबर है ये 23 साल तक सस्टेन कर जाए।
कैलकुलेशन समझ में आ गया। तो ये सबसे पहले आर्गुमेंट दिया है सी रंगराजन जी ने। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है। तो पहला ऑप्शंस उन्होंने बात की ग्रोथ के लिए। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ, क्या ये वाला ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं जैसे कि चाइना ने किया है। उनके हिसाब से ये ऑप्शन इंडिया के लिए खुला नहीं है। क्यों नहीं खुला है, उसके रीज़न देखते हैं। जब चाइना ने जब लिबरलाइजेशन किया था, अपनी इकॉनमी को ओपन किया था बाकी कंट्रीज़ के लिए, उससे जस्ट पहले अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड एक्सपोर्ट में जो चाइना का परसेंटेज था वो कितना था, 0.6% था 1970s में। 2022 में बात करें तो चाइना का पूरा वर्ल्ड एक्सपोर्ट में कितना परसेंट है, लगभग 12%। मतलब वर्ल्ड में जितने भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसमें 12% एक्सपोर्ट केवल और केवल चाइना कर रहा है। तो यहाँ पर जो चाइना की जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी, एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी। इंडिया की जो जीडीपी है वो कंजम्पशन बेस्ड जीडीपी है, हम लोग इतना कंज्यूम करते हैं उसी के सहारे हमारा 7-8% तेज़ी से ग्रो हो रहा है। हम लोग एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। जापान भी एक्सपोर्ट लेड जीडीपी है। इसके अलावा आप साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की बात करें, ईस्ट एशियन टाइगर्स की बात करें, ये सारी कंट्रीज़ ने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पर फोकस किया था, एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ पर फोकस किया था। पर इंडिया के लिए ये ऑप्शन जो है ओपन नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का 1970 में वर्ल्ड एक्सपोर्ट में कितना परसेंट था, सिमिलर 0.6% था, और आज जो है 2022 में कितना है, 2.5। तो बढ़ाने का स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ पर हम रिलाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आज जो एनवायरनमेंट है वो उस समय के एनवायरनमेंट से बहुत अलग है। अगर आप दुनिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, जैसे कि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, यूक्रेन रशिया क्राइसिस चल रहा है, उसके कारण सप्लाई डिसरप्शन हो रखा है। दूसरा आपका वेस्ट एशिया में इशू चल रहा है, ऑयल से रिलेटेड प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन, इंपोर्ट इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ेगा, तो कई सारी परेशानियां इंडिया के साथ है। उसके बाद अमेरिका की जो अप्रोच है, अमेरिकन फर्स्ट अप्रोच, इस बार हो सकता है कि दोबारा ट्रम्प जीत जाए, और ट्रम्प अगर दोबारा आते हैं तो फिर जो अब अमेरिका की अप्रोच होगी वो प्रोटेक्शनिस्ट वाली अप्रोच होगी, ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाने वाली अप्रोच होगी, और पूरी दुनिया अब थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच अपनाने लगी है। जो ग्लोबलाइजेशन की पिच है वो धीरे धीरे फीबल होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब ग्लोबलाइजेशन की बात करने वाले लोग बहुत कम हो चुके हैं। कोविड आ गया था, कोविड के बाद से लोगों का फोकस सेल्फ सफिशिएंसी में हो गया है, आत्मनिर्भरता में हो गया, इवन इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी जो है आत्मनिर्भर भारत की बात करने लगा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ग्लोबल एनवायरनमेंट इंडिया का सपोर्ट नहीं कर रहा है। इवन डेवलप कंट्री की जीडीपी की बात करें, फॉर सम रीज़न वो जीडीपी भी बहुत कम होती जा रही है। डेवलप कंट्री भी बहुत ज़्यादा हमें वहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो एक्सपोर्ट होगा कैसे, जब डिमांड ही नहीं होगी तो फिर एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। इसलिए इंडिया के लिए एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ वायबल ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं, एक्सपोर्ट हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन हमारी जो अप्रोच होगी वो सिर्फ एक्सपोर्ट बेस्ड अप्रोच नहीं होगी, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होगी। बिल्कुल हमें एक्सपोर्ट पर ध्यान देना है। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत एफिशिएंट है, उसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। लेकिन हमारा जो मर्चेंडाइज अप्रोच है, गुड्स की अगर हम बात करें तो जो आइटम हम यहाँ से भेज रहे हैं वो इतना प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस उसकी नहीं है, इसलिए उसका एक्सपोर्ट कम है। और बाकी जो अल्टरनेटिव है उससे बेहतर है, टेक्नोलॉजी में भी बेहतर है, प्राइस में भी बेहतर है, इसलिए हमारे गुड्स की डिमांड नहीं। तो मर्चेंडाइज अप्रोच में इंडिया को फोकस करना पड़ेगा, अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी, और इस जो है वर्टिकल में अगर काम करते हैं तो इंडिया जो है एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है, नो डाउट। कितनी भी अनसर्टेनिटी हो एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है, लेकिन हम सिर्फ इस पर रिलाय नहीं कर सकते। सो इंडिया की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। इंडिया का फोकस एक्सपोर्ट पे होना चाहिए, सर्विसेज पे होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पे भी होना चाहिए, और एग्रीकल्चर पर भी होना चाहिए। हमको सबसे पहले जो सनराइज इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इस पे फोकस करें, इसको हाई प्रायोरिटी पर रखें। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है।
ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे हम एग्रीकल्चर के जो लेबर है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्व कर सकते हैं। उससे एग्रीकल्चर की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, इनइक्वालिटी भी कम होगी और पॉवर्टी भी कम होगी। तो इस तरीके से अगर हम फोकस करेंगे पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जो सनराइज इंडस्ट्री है उस पर फोकस करेंगे, तो हमारी जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ सकती है और बहुत सारे इश्यूज़ को भी एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, चूँकि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हो रहा है, इसलिए इंडिया को सेल्फ सफिशिएंसी पर भी ध्यान देना होगा। तो हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होगी वो क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी पे ध्यान देना, आत्मनिर्भरता पर फोकस करना। बिल्कुल सरकार कर रहा है आत्मनिर्भरता पे फोकस, पीएलआई स्कीम्स चलाई जा रही हैं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस हो रहा है। आत्मनिर्भरता पे जब हम फोकस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक रीजंस, नेशनल इंटरेस्ट, जैसे कि चिप्स और सेमीकंडक्टर जो चिप्स है उसका प्रोडक्शन करने में सरकार बहुत जो है फोकस कर रही है। तो इन सारी चीज़ों पे जो फोकस हो रहा है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो प्री 1991 एरा था उसे वापस लेकर नहीं आना है। इसका मतलब जो प्रोडक्शन होना चाहिए, इनिशियली सरकार उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें सब्सिडी दे रही है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम प्रोवाइड कर रही है, जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो इनएफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। और ये जो सब्सिडी है इसका एक डेट होना चाहिए, अगले 5 साल तक की आपको सब्सिडी दी जाएगी और उसके बाद अगर आप मार्केट में सर्वाइव करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपके साथ इशू है और आपको जो है सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और जो इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट है वो कुछ सीमित समय के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सब्सिडी देना चालू किया उसके बाद आप सब्सिडी नहीं हटा पा रहे हैं। जो इंडिया में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ एग्जिट है ना, ये एक चक्रव्यूह है जहाँ पर आप एग्जिट नहीं कर पाते हैं, चाहे कोई भी सब्सिडी हो, चाहे वो किसान की हो, एमएसपी हो। एक बार सरकार एग्जिट करने की बात कर ले तो चुनाव तक हार जाते हैं। तो इस तरीके से जो सरकार है उसे पहले जो डेट है कि इसे हम कब तक रखेंगे, इन्फेंट इंडस्ट्री को कब तक सपोर्ट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड करने की ज़रूरत है। प्री 1991 एरा इनएफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं आना चाहिए आत्मनिर्भरता के नाम पर। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो हो रहा है वो हो, लेकिन एफिशिएंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये बात जो है कही जा रही है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी जॉब इशू से रिलेटेड। हम क्या चाहते हैं, अगले 23 साल में ग्रोथ 7% हो, लेकिन ये जो ग्रोथ हो वो जॉबलेस ग्रोथ नहीं होना चाहिए। एडुकेट अमाउंट में जॉब क्रिएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का यूज़ नहीं कर पाएंगे, अपनी जो डेमोग्राफी है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि इंडिया समहाउ जो है सर्विस सेक्टर या फिर ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के थ्रू अपनी ग्रोथ को तो बढ़ा ली, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में जॉब क्रिएट ना कर पाए। अगर सफिशिएंट अमाउंट में जॉब क्रिएट नहीं होगी तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ेगी, और इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो क्योस बढ़ सकता है, हैव्स और हैव नॉट वाली प्रॉब्लम आ सकती है, और आगे आने वाले समय में जो सोसाइटी है उसका पीस ख़त्म हो सकता है। क्योंकि अगर एक तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है और दूसरे तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, तो ऐसे में हो सकता है कि जो सोसाइटी है उसमें रिवॉल्यूशन हो, क्लैशेस हो क्लासेस के बीच में। जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी हैव और हैव नॉट की, वो वाली सिचुएशन आ सकती है और सोसाइटी का पीस ख़त्म हो सकता है। सोसाइटी हो सकता है सस्टेन ना कर पाए अगले 23 सालों में, अगर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती। तो इसलिए हमें जॉब पर फोकस करना ही पड़ेगा। जो पिछला 20 साल रहा है वो जॉबलेस पीरियड रहा है, जॉबलेस ग्रोथ एरा रहा है। हम नहीं चाहते कि अगले 23 साल भी ये सारी चीज़ें हों। जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है वो बहुत कम रही है पिछले 20 सालों में, इसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमारे साथ दिक्कत ये कि जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है ये और कम हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होता है, मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी 1 है, इसका मतलब क्या होगा कि आप 1% जीडीपी बढ़ा रहे हैं तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज है वो कितना होगा, 1% होगा। अभी अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी 0.1% से भी कम है, 0.1 से भी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम है। इसका मतलब आपका क्या होगा कि जो आप जीडीपी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उसके साथ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है उस प्रपोर्शन में। और आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्यों कम होगी, क्योंकि एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का और नई नई
टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, ऑटोमेशन हो रहा है, जिसके कारण जॉब्स जाने का खतरा और ज़्यादा बढ़ चुका है। कैसी टेक्नोलॉजी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरल एआई, मशीन लर्निंग। ये जो टेक्नोलॉजी आने वाली है ये अलार्मिंग भी है और एक्साइटमेंट भी लेकर आ रही है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा जॉब जा सकती है, इसलिए थोड़ी चिंता कर रही है, लेकिन इसका पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। तो ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आने वाले समय में इंडिया की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। हम लोग जो है, एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, इस लाइन को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वी हैव मूव्ड फ्रॉम मैकेनिकल मसल्स टू मैकेनिकल माइंड्स। मैकेनिकल मसल्स का मतलब क्या है? पहले जो लेबर्स थे, है ना, वो बहुत मेहनत करते थे, चरखा चलाते थे, तब शर्ट बनती थी। फिर हमने क्या किए? मशीन्स ले आए। अब उन्हें मेहनत नहीं करना है, सिर्फ मशीन चलाना है। तो मैकेनिकल मसल से अब हम कहाँ मूव कर चुके हैं? मैकेनिकल माइंड। अब हमें दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो मशीन है, वही दिमाग लगा रही है। तो हम कहाँ से कहाँ मूव हो चुके हैं? मैकेनिकल मसल से मैकेनिकल माइंड पे मूव हो चुके हैं। ये बहुत बढ़िया लाइन है, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक, तो जॉबलेस ग्रोथ एक कंसर्न है बहुत बड़ा, लेकिन जब तक के ग्रोथ नहीं होगी तब तक के पॉसिबल नहीं है जॉब क्रिएट करना। तो ग्रोथ पर फोकस तो करना ही होगा। इसका मतलब ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़ नहीं सकते। IR40 जो रिवॉल्यूशन हो रहा है उसमें पीछे नहीं रह सकते, इसलिए हमें ये सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? हम जो है, सबसे पहले तो जो स्किल है लोगों की, उसे अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एडवांसमेंट हो रहा है इसके लिए जो लेबर की स्किल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि लोगों की जॉब्स ना जाए तो स्किल अपग्रेडेशन करना। साथ में हमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर भी काम करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, सरकार को उस पर भी फोकस करना पड़ेगा, ताकि जो एग्रीकल्चर से लेबर है उसे ज़्यादा से ज़्यादा हम एब्जॉर्व कर सकें। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए लेबर इंटेंसिव सेक्टर पर भी फोकस करना है, और ग्रोथ बढ़ाने पर टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करना होगा, इनोवेशन पर फोकस करना होगा। नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी हमारी किससे रिलेटेड होगी? इक्विटी से रिलेटेड होगी। इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कई आर्टिकल्स में। इनइक्वालिटी कितनी बढ़ रही है? इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है, वेल्थ इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। अगर इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हैव और हैव नॉट वाली सिचुएशन। कुछ लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसके पास कुछ भी नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास सब कुछ है। सोसाइटी में कियोस हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो हमारी ग्रोथ होना चाहिए वो कौन सी ग्रोथ होना चाहिए? इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। सबसे पहले सरकार को किस पे फोकस करने की ज़रूरत है? पॉवर्टी ख़त्म करने पे। अगर हम अभी के डेटा की बात करें, जो रीसेंट डेटा आ रहा है उसके हिसाब से जो पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो 3% से कम हो चुकी है, अराउंड 2% के आसपास है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। इसे हमें 0% पर लेकर जाना है। एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इनकम के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक ने इसे डिफ़ाइन किया है। 2017 की PPP के हिसाब से $2.15 से अगर आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो आप पुअर नहीं हैं। अगर आप इससे कम खर्चा कर रहे हैं पर डे तो आप पुअर हैं। तो यहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी इनकम के हिसाब से, कंजम्पशन के हिसाब से क्या की गई है? डिफ़ाइन की गई है। ठीक, तो इसके हिसाब से इंडिया की जो पॉपुलेशन है, केवल 2% ऐसी पॉपुलेशन है जो BPL के अंदर आ रही है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये एक अच्छी खबर है, इसे 0 तक लेके जाना है। पॉवर्टी रेशियो कम करना है, पर पॉवर्टी रेशियो कम करने के लिए सरकार को ग्रोथ तो बढ़ानी पड़ेगी। जब तक आप ग्रोथ नहीं बढ़ाएंगे तब तक कि आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? आपको पाई बड़ा करना पड़ेगा। अगर आपने पाई छोटा किया और सब में डिस्ट्रीब्यूट किया तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो सोशलिज्म में बातें की जाती थी, आपको कैपिटलिज्म का फ़ायदा तो उठाना ही पड़ेगा, इस पाई को बड़ा करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो रिसेंटली इलेक्शन में बात हुई है, ये एक गंभीर मुद्दा है और आने वाली सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए और इस पर बात भी करनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रोथ के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए। पॉवर्टी को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर हमें इनइक्वालिटी को कम करना है तो सरकार को जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। काय में? हेल्थ में और एजुकेशन में। तो अगर हेल्थ एजुकेशन सभी को मिलेगा तो हम जो इनकम इनइक्वालिटी और कंजम्पशन इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी, इन सारी चीज़ को कम कर सकते हैं। तो इसके थ्रू इक्विटी बढ़ाई जा सकती है। इंडिया में जो ग्रोथ हो सकती है वो इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकती है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में रंगराजन जी ने बताया।
बताया है कि हम जो है मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, जिसके थ्रू जॉब इशू, इक्विटी इशू और ग्रोथ इशू तीनों को एड्रेस किया जा सकता है। एक इकॉनमी में यही 3 मेन प्रॉब्लम है और उसके लिए यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। आखिरी में कंक्लूजन क्या लिखा है? इन सबटेंस इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटजी शुड बी मल्टी डायमेंशनल। अगर हम पूरे जो एडिटोरियल है उसको वो करें, समराइज़ करें, तो इंडिया की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। ग्रोथ हम बढ़ा सकते हैं इन्वेस्टमेंट रेट से, फोकस कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एक्सपोर्ट पे। न्यू टेक्नोलॉजी को हमें एब्जॉर्व करने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाना पड़ेगा और ऑटोमेशन को भी एब्जॉर्व करना पड़ेगा, ताकि ग्रोथ भी होती रहे और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता रहे। ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट साथ साथ चलनी चाहिए, ग्रोथ और इक्विटी साथ साथ चलना चाहिए। कोई भी एक चीज़ होगी तो नुकसान होगा इंडिया को लॉन्ग रन में। इंडिया के लिए आगे आने वाले समय में जो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा वो जॉब क्रिएशन का रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें अब्जॉर्व करना ही पड़ेगा, अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ जॉब क्रिएट करना एक थोड़ा सबसे बड़ा जो है हमारे लिए चैलेंज है। चीज़ें क्लियर है क्या? ये बेसिकली आपका आर्टिकल था, होपफुली आपको आर्टिकल क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट आर्टिकल है स्प्लैश पैक। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम रॉकेट अग्निबाण मिशन के बारे में बात करेंगे। आपको डायरेक्टली प्रीलिम्स में ये चीज़ें पूछी जा सकती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं, स्पेस सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं और इसके प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। 2020 में सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया था। एकमात्र ऐसा सेक्टर जिसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर। इसरो एजेंसी के बारे में जानते हैं, सरकारी एजेंसी है। ये एजेंसी 1962 से चली आ रही है। बहुत सारे मिशन इन्होंने अकम्प्लिश किए हैं स्पेस फील्ड में, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसका नाम और निशान नहीं है इंडिया में। रिसेंटली जब से सरकार ने ओपन किया है तब से बहुत सारे स्टार्टअप ओपन हुए हैं, खुले हैं और जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल में हम बात करेंगे अंगिकुल कॉस्मोस स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे और उसके अग्निबाण मिशन, रॉकेट मिशन के बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि इसरो जो है चाहता है कि उसका जो मेन फोकस हो वो किस में हो, वो रिसर्च स्पेस ऑपरेशन में रेदर देन कमर्शियल ऑपरेशन में। तो जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो अपना कमर्शियल ऑपरेशन किसको सौंपना चाहता है? प्राइवेट सेक्टर को सौंपना चाहता है। तो इसरो काफ़ी मदद कर रहा है स्टार्टअप्स की कि प्राइवेट स्टार्टअप जो है काम करें और अपनी कैपेसिटी डेवलप करें, जिसके थ्रू जो कमर्शियल मिशंस हैं उसको वो एग्जीक्यूट कर पाए। जैसे कि आपके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, इनको भेजना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनको भेजना। इसरो फेमस है पूरी दुनिया में सबसे चीप स्पेस मिशन के लिए। अगर ये चीप जो कॉस्ट है, यही चीप कॉस्ट प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करने लगे तो हम पूरे वर्ल्ड में इतने सारे जो है सैटेलाइट ऊपर भेज जाते हैं, वो सारे सैटेलाइट इंडिया भेज सकता है। तो कमर्शियल पोटेंशियल बिल्कुल अनलिमिटेड है, जॉब पोटेंशियल अनलिमिटेड है। हम बहुत पैसा बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इससे कमा सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसरो अकेले ये नहीं कर पाएगा, इसलिए प्राइवेट सेक्टर का यहाँ आना, उसका मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सरकार ने 2020 में जो रिफॉर्म किए थे उसमें स्पेस सेक्टर को ओपन कर दिया था प्राइवेट सेक्टर के लिए। उसके बाद कई सारे जो है प्राइवेट आपके स्टार्टअप्स आए हैं जिसको इसरो खुद सपोर्ट कर रहा है। और उसी के अंदर यहाँ पर हम बात करेंगे स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस की। Angikul Cosmos successfully conducted the first test flight of its rocket Agniban in a mission called Suborbital Tech Demonstrator। तो यहाँ पर जो मिशन है उसका नॉर्मल नाम क्या है? SORTED, सब ऑर्बिटल टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटर मिशन। ये मिशन जो है कंडक्ट किया गया। इस मिशन के अंदर अग्निबाण जो रॉकेट है उसकी टेस्ट फ्लाइट की गई और टेस्ट फ्लाइट में ये सक्सेसफुल रहा है। इसका मतलब जो रॉकेट है वो तो तैयार हो गया। कोई भी स्टार्टअप कंपनी जो स्पेस फील्ड में खुल रही है उसका मेन पर्पस क्या होगा? सबसे पहले रॉकेट बना लिया जाए। कोई भी स्पेस एजेंसी उसके पास जब सैटेलाइट लेके आएगी, बोलेगी कि यार ये हमारी सैटेलाइट है, इसे ज़रा प्लेस कर दो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो उसी से तो ये पैसा कमाएंगे और इसके लिए उन्हें रॉकेट की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले जो कोई भी स्पेस कंपनी होगी प्राइवेट सेक्टर की, वो क्या बनाएगी? अपना रॉकेट बनाएगी। चाहे आप स्पेस एक्स की बात कर लो, स्पेस एक्स का भी खुद का रॉकेट है, स्पेस क्राफ्ट है। आपको पता होगा, अभी हमने रिसेंटली बात किए थे
है ना, उसका नाम क्या है, क्रूएक्स। ये क्रूएक्स स्पेस क्राफ्ट जो है लोगों को स्पेस टूरिज्म करा रहा है। तो ये जो आपका अग्निबाण रॉकेट है, यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे। अब ये कंपनी जो है क्या हो गई, वायबल हो गई, यहाँ से पैसा कमाना शुरू कर देगी। तो ये अग्निबाण है क्या, इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ आपको इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज़ अ 2-stage 14-ton launch vehicle designed to lift a small satellite to अर्थ लोअर ऑर्बिट। ठीक, ये एक 2-stage रॉकेट है, इसका मतलब 2 स्टेज होगी इसकी। ठीक, और दोनों स्टेज क्या है, सेमी क्रायोजेनिक स्टेज है, ये आपको ध्यान रखना होगा। हमारा जो PSLV है उसकी अगर बात करें तो सॉलिड लिक्विड ऐसे 4th स्टेज का था, फिर 3 स्टेज का हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। तो ये क्या है, 2-stage लॉन्च व्हीकल है, और इसका जो मेन पर्पस है वो स्मॉल सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाना है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है, 2000 किलोमीटर का जो ऑल्टीट्यूड है उससे कम ऑल्टीट्यूड के जो रेंज वाले ऑर्बिट्स में अगर हम सैटेलाइट पहुंचाते हैं तो उसे हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। 2000 से ज़्यादा है तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, 2000 से 20,000 के बीच में, और 20,000 से ज़्यादा है तो उसे हाई अर्थ ऑर्बिट भी कहा जाता है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये आपका क्या हो जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट, स्मॉल सैटेलाइट को प्लेस करने के लिए इस लॉन्च व्हीकल को तैयार किया गया है। जो दोनों स्टेजेस हैं वो पावर्ड किससे होगी, सेमी क्रायोजेनिक इंजन से पावर्ड होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है ये 3D प्रिंटेड इंजन है। ये पॉइंट, ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। सेमी क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन को एज अ प्रोपेलेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लीज़ ये सारे फैक्ट्स ध्यान रखेंगे। इट इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग अ पेलोड ऑफ 100 kg। जो सैटेलाइट है उसका वेट 100 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए, और उसे सिर्फ 700 किलोमीटर तक के ही कहीं पर प्लेस किया जा सकेगा। मतलब अर्थ से एल्टीट्यूड कितना मैक्सिमम जा सकती है लॉन्च व्हीकल, 700 किलोमीटर तक जा सकता है, सैटेलाइट को प्लेस कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। इट इज़ अ वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इनटू द स्पेस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्री में सारे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली हमारा पूरा आर्टिकल था। बाकी जो है आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है इसरो के लिए, क्योंकि इसरो के पास बहुत जो है टाइम नहीं होता है कमर्शियल मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसका जो फोकस है वो रिसर्च, स्पेस रिसर्च मिशन में ज़्यादा हो रहा है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं एक्सपोसैट रिसर्च मिशन, चंद्रयान रिसर्च मिशन, आदित्य L1 रिसर्च मिशन। तो इसरो क्या चाहता है कि ज़्यादा फोकस वो किस पे करे, रिसर्च पे करे। कमर्शियल फंक्शंस जो है वो कौन करे, आपके प्राइवेट सेक्टर करे, वो पैसा बनाए। इसरो स्पेस एजेंसी को पैसा बनाने से ज़्यादा फोकस किस पे करना है, जो रिसर्च आपके रिसर्च वाली चीज़ें हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर करना चाहते हैं। लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, यूनिवर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर जो है इसरो अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक you and enjoy your day.